नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में आप लोगों का हिंदी का एक टेस्ट लिया जाएगा। तो टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि आज के टेस्ट में प्रश्नों की कुल संख्या 25 है और हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और उसके बाद आपको सही आंसर बताया जाएगा। तो क्लास के एंड में आप लोग बताइएगा कि आज के टेस्ट में आपके कितने प्रश्न सही गए। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, आज के टेस्ट का पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक कौन है। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रताप नारायण मिश्र, लल्लू लाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या ब्योगी हरि। तो आप लोग इसका आंसर सोच लीजिए, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर क्या है। तो देखिए, हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक कौन है, तो इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, लल्लू लाल। तो यानी पहले प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लल्लू लाल। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के उन्नायक कौन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि खड़ी बोली गद्य के उन्नायक कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं या मुंशी सदा सुखलाल हैं या प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो आप लोग अपने समय का उपयोग कीजिए, 5 सेकंड का समय है। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को राइट आंसर बता दूं, खड़ी बोली गद्य के उन्नायक हैं ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मुंशी सदा सुखलाल। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है। तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, इंदुमती, गोरा बादल की कथा, नासिकेतोपाख्यान या परीक्षा गुरु। तो देखिए 5 सेकंड का समय है आपके पास। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, याद रखिएगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, गोरा बादल की कथा। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है गोरा बादल की कथा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर या उदय शंकर भट्ट। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, आप लोग सोच लीजिएगा, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो आप लोगों को इस प्रश्न का सही आंसर बता दूं, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, विकल्प बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, राम कुमार वर्मा को। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है, राम कुमार वर्मा जी को। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है, धनपाल कथा, अष्टांग योग, कोक कथा या कोक मंजरी। तो इन चारों में से कौन सी रचना है जो ब्रज भाषा की नहीं है। तो आप लोगों ने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो देखिए सही यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है। तो याद रखिएगा, पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है, धनपाल कथा, जो कि ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई है। बाकी यहाँ पर जो तीनों रचनाएं हैं वो तीनों ही रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। तो याद रखिए, धनपाल कथा यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था। केंद्रीय शिक्षा संस्थान ने, हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारणी सभा ने या संपूर्णानंद विश्वविद्यालय ने। तो आप लोग अपना आंसर सोच लीजिएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी नागरी प्रचारणी सभा ने। याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी को नागरी प्रचारणी सभा ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, आनंद मठ, परीक्षा गुरु, नहुस या गोरा बादल की कथा। तो जो भी राइट आंसर है आप लोग सोच लीजिएगा कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो भी सही आंसर है मैं आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है, परीक्षा गुरु को। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध हैं, डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध हैं आत्मकथा लेखन के लिए, गद्य गीत के लिए, यात्रा व्रत के लिए या आलोचना के लिए। तो जो भी राइट आंसर है आप लोग अपना आंसर देख लीजिएगा। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो भी सही आंसर है मैं आप लोगों को बता दूं, डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आलोचना के लिए। याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध हैं, आलोचना के लिए। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मदन मोहन मालवीय,
श्याम सुंदर दास या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो भी राइट आंसर है आप लोग देख लीजिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय, जो कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के पहले अध्यक्ष थे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रसिद्ध गद्य गीतकार हैं। तो आपको बताना है कि हिंदी के प्रसिद्ध गद्य गीतकार कौन हैं? देवेंद्र सत्यार्थी हैं, महादेवी वर्मा, मनु भंडारी या योगी हरि। तो इस प्रश्न का जो भी सही आंसर है आप लोग सोच लीजिएगा। हिंदी के प्रसिद्ध गद्य गीतकार हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, योगी हरि। हिंदी के प्रसिद्ध गद्य गीतकार हैं योगी हरि। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1887 या 1888, 1872 या 1893। तो आप लोग अपना आंसर सोच लीजिएगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1893, यानी विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, नागपुर में हिंदी विश्व सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको बताना है कि नागपुर में हिंदी विश्व सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? 1974 या 1975 या 1977 या 1978। तो आप लोग अपना आंसर सोच लीजिएगा। तो देखिए इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर है मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यहाँ पर सही होगा। वर्ष 1975 में हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन जो है नागपुर में हुआ था, याद रखिएगा 1975, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, मनस्वी मित्र तुम धन्य हो कथन है, यह कथन जो है किस रचना का है कि मनस्वी मित्र तुम धन्य हो? गेहूं और गुलाब का, या कुटज निबंध, सन्नाटा या निंदा रस। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि किस रचना से यह कथन लिया गया है, मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। तो देखिए यहाँ पर मैं राइट आंसर आप लोगों को बता दूं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, कुटज निबंध में। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो यह कथन जो है किस रचना में है? कुटज, जो कि निबंध है। और यह निबंध किसका है? याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह निबंध है, याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह निबंध है कुटज, और इसका यह कथन है। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो 5 सेकंड है आप लोगों के पास, आंसर देख लीजिएगा। जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गबन, रंगभूमि, प्रेमा या कर्मभूमि। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, गबन। याद रखिएगा जालपा मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गबन उपन्यास का पात्र है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी कल्प के रचनाकार हैं। पृथ्वी कल्प रचना के रचनाकार हैं भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, नरेश मेहता या अज्ञे। तो देखिए आपको बताना है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग अपना आंसर सोच लीजिएगा। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर मैं आपको बता दूं, पृथ्वी कल्प रचना के जो रचनाकार हैं वह हैं गिरिजा कुमार माथुर, यानी विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी कल्प के लेखक कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयोग वह कहा जाता है। आयोग वह कहा जाता है अल्प प्राण को, संयुक्त व्यंजन को, महाप्राण को या विसर्ग को। तो आप लोग अपना आंसर सोच लीजिएगा, अयोग वाह किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, विसर्ग को। यानी अयोग वाह कहा जाता है किसको? विसर्ग को। ये परीक्षा के लिए अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा अयोग वाह कहा जाता है विसर्ग को। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौराहा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो ये हिंदी की परीक्षा का व्याकरण का काफी अच्छा प्रश्न है जो काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। आप लोग अपना आंसर सोच लीजिए पहले। अब देखिए इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर है मैं आप लोगों को बता दूं, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा, द्विगु समास। याद रखिएगा चौराहे में कौन सा समास है? द्विगु समास। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग आपको बताना है, विकल्प दिए गए हैं आ,
अत, अति या अत्य। तो देखिए यहाँ पर जो भी राइट आंसर है पहले आप लोग देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अति। याद रखिएगा, अत्याचार शब्द में उपसर्ग हो जाएगा अति। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उथला शब्द का विलोम क्या है? गहरा, समतल, उभार या कोई नहीं। तो देखिए उथला शब्द का जो भी राइट आंसर है आप लोग अपना सोच लीजिएगा। उथला शब्द का विलोम यहाँ पर हो जाएगा विकल्प ए, यहाँ पर राइट होगा गहरा। याद रखिएगा, उथला का विलोम होता है गहरा। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि आया हुआ प्रश्न है। उथला शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? गहरा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसके पास घर ना हो के लिए एक शब्द आपको बताना है कि जिसके पास घर ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ग्रही, अभिषेक, अनिकेत या अंकिचन। तो जो भी राइट आंसर है आप लोग अपना सोच लीजिएगा। जिसके पास घर ना हो के लिए एक शब्द हो जाएगा विकल्प सी, यहाँ पर राइट हो जाएगा अनिकेत। अनिकेत का मतलब होता है जिसके पास घर नहीं होता, और अंकिचन वो होता है जिसके पास कुछ ना हो, यानी जो गरीब है, जो दरिद्र है, यानी जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए बोला जाता है अंकिचन। पर यहाँ पर प्रश्न है कि जिसके पास घर ना हो, तो राइट आंसर हो जाएगा अनिकेत। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, चटिका का तद्भव क्या है? चटक, चक्र, चींटी या चिड़िया। तो देखिए चटिका का तद्भव आपको बताना है, तो आप लोग अपना आंसर देख लीजिएगा। चटिका का तद्भव क्या है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दूं, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा चिड़िया। चटिका का तद्भव क्या हो जाएगा? चिड़िया। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। चटिका का तद्भव हो जाएगा चिड़िया, यानी विकल्प डी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, मोर का पर्यायवाची शब्द है। मोर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि क्या होगा? कलापी, तड़ित, विसिक या विचक्षण। तो राइट आंसर इस प्रश्न का आप लोग सोच लीजिएगा। मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मोर का पर्यायवाची शब्द होता है कलापी। पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मोर का पर्यायवाची शब्द है कलापी। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, हिंदी की ज्यादातर परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है कि इसमें से शुद्ध शब्द पूछा जाता है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आप लोग भी अपना आंसर सोच लीजिएगा। मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, यानी शुद्ध शब्द यानी शुद्ध वर्तनी है। याद रखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, ये काफी कंफ्यूज करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन बी। ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा में हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्साह शब्द का विशेषण होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा। उत्साह या उत्साहित होगा या उत्सव या उत्साही। तो देखिए विशेषण पूछा है तो उत्साह शब्द का जो विशेषण हो जाएगा विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा, उत्साहित। याद रखिएगा, उत्साह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? उत्साहित। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आज के टेस्ट का लास्ट प्रश्न है, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है? राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में पूछा गया है कि काली शब्द क्या है? सर्वनाम है या क्रिया है, विशेषण है या प्रिविशेषण है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राम की गाय बहुत काली है। काली शब्द यहाँ पर क्या होगा? देखिए विकल्प ए और बी तो यहाँ पर हो नहीं सकता, ना ही ये सर्वनाम है और ना ही ये क्रिया है। विशेषण और प्रिविशेषण से ही एक यहाँ पर राइट होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। प्रिविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। तो काली शब्द यहाँ पर जो है किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की। तो काली जो शब्द है वो यहाँ पर हो जाएगा विशेषण। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। तो ये था आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके इस टेस्ट में कितने प्रश्न जो है सही गए हैं कमेंट करके, और किसी भी प्रश्न पर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट
क्लास में ऐसे ही और महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।